नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। राहुल गांधी ने सभी विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ सुबह नाश्ता किया। उसके बाद सभी नेता साइकिल पर सवार होकर महंगाई के खिलाफ विरोध करते हुए संसद भवन पहुंचे। हालांकि इस बैठक में बुलावे के बावजूद आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नुमाइंदे शामिल नहीं हुए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो संसद का अपमान कर रहे हैं। साइकिल से संसद मार्च करते विपक्षी दल के नेता, अगुवाई राहुल गांधी ने की। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडरों की महंगाई का मुद्दा उठाते हुए और पेगासस जासूसी की जांच की मांग न माने जाने के खिलाफ 25 सांसदों की ये साइकिल रैली संसद भवन तक गई। चाहे पेगासस का मुद्दा हो, फार्म लॉज का हो, इन्फ्लेशन का हो, कहीं भी कान पे जूं नहीं रेंग रही है। विपक्ष को एकजुट करने के लिए राहुल गांधी ने न्योता 17 दलों को भेजा। बसपा और आम आदमी पार्टी नहीं आई। नाश्ते की टेबल पर टीएमसी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और आरजेडी समेत छोटे बड़े कुल 15 दल जुटे। The more this voice unites, the more powerful this voice will become and the more difficult it will become for the BJP to suppress it. नाश्ते के पहले एक तस्वीर जारी की गई है कांग्रेस की तरफ से, जिसमें तमाम जो 14 पार्टियां इसमें शामिल हुई नाश्ते में, उनके लीडर्स की फोटो है। तो ये फोटो अब बनकर न रह जाए, उसके लिए इसके लिए जरूरी है, जो बार बार मैं जोर दे रहा हूँ, कि एक ऐसा फॉर्मेशन, पॉलिटिकल फॉर्मेशन बने जिसमें हर राजनीतिक पार्टी कुछ जमीन छोड़े, हर पार्टी छोड़े और एक ऐसा समझौता करे जहां पे एक दूसरे को जोड़ दे के वो आगे बढ़े। तब जाकर किसी तरह का कोई एक मजबूत मोर्चा बन पाएगा। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी ने, हालांकि आपने कहा कि इस मुद्दे पर वो विपक्ष के साथ है। मीटिंग महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है मुद्दा, और किसानों के मुद्दे पर हम किसानों के साथ हैं। हम पहले दिन से सरकार के खिलाफ खड़े हैं। विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण संसद ठप है। सरकार ठीकरा विपक्ष पर फोड़ रही है। प्रधानमंत्री ने तो इसे संसद का अपमान तक बता दिया। ये एक पूरी प्रक्रिया है, लेकिन कुल मिलाके सरकार न तो किसान कानून वापस लेने की विपक्ष की मांग मानने को तैयार है और न ही पेगासस जासूसी की जांच कराने को। इस मुद्दे पर विपक्ष एकजुट है, लेकिन लड़ाई लंबी है। नई दिल्ली से अखिलेश शर्मा के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच आज 11वें दिन भी संसद में लगातार हंगामा चलता रहा। हालांकि सरकार ने कुछ बिल जरूर पारित करवा लिए। विपक्ष इसको लेकर विरोध कर रहा है। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसको पापड़ी चाट बनाने जैसा बताया है, जिसके बाद सरकार ने कहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बिल पास किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर 4 पापड़ी बना रहे हैं क्या? मंगलवार को राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सरकार ने तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन के इस ट्वीट पर उनकी माफी की मांग की। ट्वीट में डेरेक ओब्रायन ने कहा था कि संसद में ऐसे बिल पास कराए जा रहे हैं जैसे पापड़ी चाट बन रहा हो। तृणमूल ने पलटवार करते हुए फिर माफी की मांग को खारिज कर दिया। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि टीएमसी के एक संसद सदस्य ने जो संसद की कार्रवाई है, जो संसद में कामकाज हो रहा है, उसको पापड़ी चाट बनाने से जोड़ करके और संसद की गरिमा का तो अपमान किया ही है, संसद सदस्यों का भी घोर अपमान किया है। जब उनको मौका दिया जाता है, चाहे बिल हो, चाहे और भी मुद्दे हों, उस पर डिबेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, तो वो डिस्ट्रप्शन करने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, हंगामे में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। 1 दर्जन बिल पास करवा दिया सरकार ने। ये क्या संसदीय प्रणाली है ना, प्रथा है, कन्वेंशन है क्या? उसका जवाब पहले सरकार दे। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा ऑफेंसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है डेरेक ओब्रायन। अरे उसका मंत्री हरदीप पुरी ने हमारे सदस्य डॉक्टर शांतनु सेन को गाली बका, गंदा गाली बका। मैंने इन राइटिंग चेयरमैन को दिया, उसका क्या हुआ? मैं सवाल उठाना चाहता हूँ, उसको हरदीप पुरी के खिलाफ क्यों व्यवस्था नहीं किया गया? पास्ट द जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2021। इस गतिरोध के बीच सरकार ने राज्यसभा में दी इंसॉल्वेंसी
एंड बैंकरप्सी कोर्ट बिल पारित करा लिया। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना। उधर विपक्ष के विरोध के बावजूद लोकसभा में अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 पास हो गया। अगर ये विधेयक राज्यसभा में भी पारित हो जाता है तो अनिवार्य रक्षा सेवाओं में हड़ताल गैर कानूनी हो जाएगी। इसका उल्लंघन किए जाने पर 1 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए की जुर्माना राशि अथवा दोनों से दंडनीय होगा। सरकार दावा करे कि ये कानून कर्मचारियों के हित में है, लेकिन कर्मचारियों को अपने लिए खतरे की घंटी लग रही है। लिहाजा कर्मचारियों की नुमाइंदगी करने वाले संगठन अब कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। कर्मचारियों के लिए नहीं, ये अपने सरकार के जो कॉरपोरेट मित्र हैं उनको जो डिफेंस की जो वर्कशॉप्स आज़ादी से पहले से एस्टेब्लिश थी उनको हैंडओवर करने का काम ये सरकार कर रही है और इसीलिए वो सारे कर्मचारी धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्य रूप से राष्ट्र की सुरक्षा के हित में लाया जा रहा है यह बिल, और इसको अगर यह इन्वोक होता है तभी इसमें कोई कार्रवाई होगी। मान्यवर, कहीं से कहीं तक कोई कार्रवाई करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के हितों को प्रभावित करने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। भारत में संसदीय कार्रवाई का बाधित होना कोई नई बात नहीं। इससे पहले यूपीए के कार्यकाल के दौरान भी 2010 में 2G घोटाले के मसले पर एक पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था और अब इस मॉनसून सत्र में लगातार 11वें दिन भी हंगामे की वजह से सदन का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ऐसे में जब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं करते, इस गतिरोध को खत्म करना संभव नहीं होगा। संसद भवन से राजीव रंजन और शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां अगले कुछ महीनों में चुनाव होने जा रहा है। बीजेपी का मिशन यूपी शुरू हो चुका है। बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं, साथ ही पुराने सहयोगियों को मनाने की कोशिशें भी हो रही हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 7 और 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे। वो लखनऊ, कानपुर और आगरा जाएंगे। इसके साथ ही वो संगठन से जुड़े नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने अपने जो पुराने सहयोगी रूठ गए हैं उन्हें मनाने की कोशिश भी शुरू कर दी है। ओम प्रकाश राजभर ने आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ लंबी मुलाकात की। लखनऊ में यह बैठक हुई है। दोनों के बीच मुलाकात लंबी चली। 2017 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के सहयोगी थे, लेकिन बाद में दोनों ही अलग हो गए थे। पिछले कुछ दिनों में राजभर ने बीजेपी के खिलाफ तीखा हमला बोला है और ये भी कहा है कि ओवीसी के साथ उनका गठबंधन होगा, लेकिन लगता है कि बीजेपी उनका रुख बदलने की कोशिश में है। हमारी मुलाकात उन्हीं के आवास पे हुई है सुबह 7 बजे के आसपास, और एक शिष्टाचार मुलाकात, एक अपना एक काम था, इस इशू को लेकर के हमने उनसे मुलाकात किया था। देखिए, हम बच्चे नहीं हैं कोई टाफी थमा के हमको लुभा देखा, ऐसा हम वो नहीं है। देखिए, देश में पिछड़ों की आबादी 52% है 2011 की जनगणना के हिसाब से। प्रदेश और देश में उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जाति का सीएम होना चाहिए, पहला काम। और फ्रंट पे आकर के जो पार्टियां हैं वो ये बात कहें कि पिछड़ी का मुख्यमंत्री होगा, तो फिर उस पर विचार किया जा सकता है। बात कर लेते हैं बिहार की, जहां जातिगत जनगणना के समर्थन में आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। नीतीश सरकार में बीजेपी कोटे से शामिल मंत्रियों का कहना है कि इस बारे में केंद्र सरकार अंतिम निर्णय करेगी। हालांकि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना से पहले ही इनकार कर चुका है। मंगलवार को नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के बीजेपी के 2 वरिष्ठ मंत्री कार्यकर्ताओं से संपर्क अभियान के लिए पहुंचे। जब उनसे जातिगत जनगणना के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब गोल मटोल था। बिहार विधानसभा ने उसे पारित किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी उस आलोक में माननीय प्रधानमंत्री जी से जो बिहार विधानसभा की भावना है उसको रखना चाहते हैं। शेष तो केंद्र सरकार को निर्णय लेना है। 2011 में भी तो सामाजिक और आर्थिक सर्वे हुआ ही था, उसमें कई प्रकार की विसंगतियां आई थी। केंद्र सरकार उन चीज़ों को देख रही है। कोई भी अगर हम निर्णय लेंगे तो उसका दूरगामी क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे देश पर, उन सारी चीज़ों को तो देखेगी ना। वहीं बीजेपी के एक और मंत्री मंगल पांडे ने साफ कर दिया कि पार्टी हाईकमान ही तय करेगा कि वे लोग प्रधानमंत्री से मिलने जाने के लिए प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनेंगे या नहीं। यह राष्ट्रीय विषय है
और इस संदर्भ में हमारी केंद्र की सरकार ने अपनी बातें कही हैं और पार्टी के द्वारा भी जो निर्णय लेना है वो पार्टी इस विषय पर अपना विचार रखी है। तो यह मूल रूप से हमारे केंद्र की सरकार और केंद्रीय पार्टी का विषय है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को इस मुद्दे पर भाजपा के नेताओं को बार बार याद दिलाया था। आज कोई कह रहे हैं भाई तुम वो जानिए, वो एक्सप्लेन करें। ये बात अगर सच्ची होता कि ऐसा करने से समाज में इसको लेकर के किस तरह से डिस्टर्बेंस आता तो आप पूरे के पूरे सब लोग कैसे सपोर्ट करते? आप ही बताइए कि अगर ऐसी कोई बात होती तो सब लोग एकजुट होकर के क्यों इस बात को करते? इसलिए मेरी समझ से ये बात थी और हम सबसे आग्रह करेंगे विनम्रतापूर्वक कि बिहार के लोगों का जो मत था एकजुट रहिए और करना न करना है तो केंद्र सरकार के ऊपर, अपनी बात रखने में क्या दिक्कत है। दोस्तों में बीजेपी और विरोधियों में आरजेडी से बुरी तरह घिरे नीतीश का ये मंडल कार्ड है। वो याद दिला रहे हैं कि पिछले समाजों की नुमाइंदगी और चिंता करने वाले वो अकेले नेता हैं। बीजेपी के लिए भी जातिवार जनगणना का विरोध मुश्किल है क्योंकि वो अपने कमंडल में मंडल को समाहित करना चाह रहे हैं। वहीं नीतीश मंडल से कमंडल की काट कर रहे हैं। कैमरामैन हबीब अली के साथ पटना से मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे किस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी हैं साथ। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने यहां के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने का फैसला किया है। 54,000 से बढ़ाकर ये 90,000 कर दी जाएगी। दरअसल 2015 से इसका प्रस्ताव लटका पड़ा था और पिछले 10 साल से यहां विधायकों की तनख्वाह नहीं बढ़ी है। दिल्ली में केजरीवाल कैबिनेट ने विधायकों के वेतन भत्ते में 67% बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब दिल्ली में विधायक का मूल वेतन 12,000 से बढ़कर 30,000 रुपए महीना, जबकि कुल वेतन भत्ता 54,000 रुपए से बढ़कर 90,000 रुपए महीना हो जाएगा। दिल्ली में पिछली बार साल 2011 में विधायकों का वेतन बढ़ाया गया था। साल 2015 में केजरीवाल सरकार ने विधायकों का वेतन करीब 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा से पास करवा के केंद्र सरकार को भेजा था। केंद्र सरकार ने इस पर लंबी चर्चा की और आखिर में इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही ये भी सुझाव दिया कि दिल्ली सरकार विधायकों का वेतन करीब 90,000 रुपए महीना तक कर सकती है। अब केंद्र सरकार के इसी सुझाव को केजरीवाल सरकार ने प्रस्ताव बनाकर मंजूरी दे दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली के विधायकों का वेतन भत्ता अभी भी कई राज्यों से कम है। जैसे तेलंगाना में 2.5 लाख रुपए, उत्तराखंड में 1,98,000 रुपए, हरियाणा 1,55,000 रुपए, राजस्थान 1,42,500 रुपए, गुजरात 1,05,000 रुपए और यूपी में 95,000 रुपए महीने का वेतन भत्ता विधायकों को मिलता है, जबकि दिल्ली में अभी भी 90,000 रुपए महीना है। 10 साल के बाद दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ी है। पिछली बार 2011 में दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ी थी और अब 10 साल के बाद जब इतनी महंगाई हो गई है तब 10 साल के बाद दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाई गई है। और आज भी दिल्ली के विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने के बाद पूरे देश में सबसे कम अगर किसी की तनख्वाह है तो वो दिल्ली के चुने हुए विधायकों की। बीजेपी भी केजरीवाल कैबिनेट के इस फैसले का विरोध नहीं कर रही। 2015 में जो प्रस्ताव सदन में पारित किया गया था, दिल्ली की सरकार के द्वारा पेश किया गया था, वो प्रस्ताव चूंकि नियम और कानून का उल्लंघन था और पूरी जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसका पालन नहीं किया गया था, उसके कारण उस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली और दिल्ली की सरकार ने पिछले वर्ष ही यह प्रस्ताव भेजा दोबारा। 6 महीने से ज्यादा हो गए इस प्रस्ताव को केंद्र की मंजूरी मिले, तो इसलिए केंद्र ने फैसला लेने में कोई ना तो देरी की ना कोताही की। अब केजरीवाल कैबिनेट का ये प्रस्ताव केंद्र की मंजूरी के लिए जाएगा। मंजूरी मिलने पर केजरीवाल सरकार विधानसभा में बिल लेकर आएगी
और पास करके फिर केंद्र को भेजेगी। तब जाकर दिल्ली के विधायकों का वेतन भत्ता 10 साल के बाद अब बढ़ पाएगा। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।